तो स्टार्ट करते हैं जी लेटेस्ट जजमेंट्स के साथ जो अभी 2023 में रही हैं और इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट जजमेंट का नाम लिखिए प्लीज। विवेक नारायण शर्मा, विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 5 जज बेंच डिसीजन है जी। क्वेश्चन था, पहले सुन लीजिए, क्वेश्चन ये था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पार्स डीमोनेटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या प्रॉपरली यूज की थी या नहीं की थी, इस पॉइंट के ऊपर ये जजमेंट है। तो लिखिए, डज द सेंटर मिसयूजेस does the center misuse its power in relation to demonetization the Supreme Court held that the central government validly exercised the power in relation to demonetization because it satisfies the test of proportionality. It satisfies the test of proportionality. और आगे लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन में 4:1 रेशियो है इसकी। डिसेंडिंग जज का नाम लिखिए, डिसेंडिंग जज जस्टिस BV, पहले B फिर V, बैट फिर वैन, BV नागरत्नम, BB नागरत्नम। नेक्स्ट केस का नाम लिखिए, काशीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। काशीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। किसी पर्सन के ऊपर जी बाय चांस से अबेटमेंट और सुसाइड के एलिगेशंस लगाने हो तो क्या उस केस में जो सुसाइड किया गया है ये अपने आप में सफिशिएंट है? किसने सुसाइड किया है जी, इसके ऊपर दूसरे बंदे के ऊपर जो भी उसके साथ कनेक्टेड था उसके ऊपर चार्जेस लगाने के लिए क्या सुसाइड सिर्फ सफिशिएंट है या अबेटमेंट को प्रूव करना पड़ेगा? तो वही पॉइंट है, एक पॉइंट लिख लीजिए, सुसाइड इटसेल्फ इज नॉट sufficient. Suicide itself is not sufficient to raise presumption under section 113 capital A, to raise presumption under section 113 capital A of Indian Evidence Act, and to hold the accused guilty under section 306 IPC, and to hold the accused guilty under section 306 IPC। लास्ट मूवी वगैरह देख कर आया कोई अभी? कैरी ऑन जट्टा तो देख ली होगी सभी ने, यस और नो? तो वहां पर वाटर फैसिलिटी के वाटर वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं उसके पैसा वगैरह चार्ज करते हैं क्या? यस और नो? पानी के पैसे लेते हैं, बॉटल लेते हैं तो पानी के पैसे लेते हैं या नहीं लेते? वैसे ही वाटर फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। अब इसी के ऊपर जजमेंट है, केस का नाम लिखिए, केसी सिनेमा वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। केसी सिनेमा वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इज टू बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए, लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी जो है क्या वो अपने आप में सफिशिएंट है कन्विक्शन के लिए? लास्ट सीन टुगेदर लिख लीजिए, केस का नाम जयबीर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। जयबीर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। लास्ट सीन थ्योरी कांट बी द सोल बेसिस फॉर conviction।
यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? सुना तो सबने है, सेमेस्टर जब सॉरी सेमेस्टर क्या लॉ एंट्रेंस के टाइम से इसको सुनते आ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल कौन सा है? 44 होता है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? चलो क्वेश्चन को ब्रीफ करते हैं। सेंटर से स्टार्ट होगा या स्टेट से स्टार्ट हो सकता है? स्टार्ट कहां से होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? सेंटर से या स्टेट से भी स्टार्ट हो सकता है? स्टेट से हो सकता है। तो लिखिए केस का नाम अनूप। अनूप, मैं आगे उसका जो कास्ट है वो स्पेल कर रहा हूं, BARAN BARANWAL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया The Supreme Court held the states have the power. The Supreme Court held that the states have the power to constitute uniform civil code, and there is no objection, that it is to be initiated, by the central government only. By the central government only. और ना साथ में ब्रैकेट में लिख लीजिए उत्तराखंड एंड गुजरात constitutes committee to make uniform civil code. नेक्स्ट चलते हैं। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज। प्रॉमिस ऑफ मैरिज को ब्रीच किया है, उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया गया, वेदर इट अमाउंट्स टू रेप। बोलिए सर नो। प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया था, उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया गया, वेदर इट विल अमाउंट टू रेप, इट डिपेंड्स। हाँ जी, क्या प्रूव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को? एक तो स्टार्टिंग से ये प्रूव करना पड़ेगा ये प्रॉमिस जो था वो फॉल्स था। आगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन स्किप कर जाते हैं, ये एक प्रॉमिस बेस होना चाहिए टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन इट विल अमाउंट टू रेप, अदरवाइज ये रेप नहीं होगा। केस का नाम लिखिए प्लीज। कॉमन कॉज, सॉरी, नईम अहमद, NAIM, नईम अहमद वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली, every breach of promise of marriage is not rape. क्लियर है जी? कभी भी किसी चीज में थोड़ी सी डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है तो कहां पर जाते हैं आप? गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो क्या खुलता है, ओपन क्या होता है? विकीपीडिया। अब क्वेश्चन ये था सुप्रीम कोर्ट में कि जो विकीपीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन है रिलायबल है या नहीं है? रिलायबल या नहीं? केस का नाम लिखिए। HP इंडिया सेल्स लिमिटेड, HP इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, HP इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। The Supreme Court held Wikipedia is not dependable. बेल के कैंसिल करने के ग्राउंड्स क्या रहते हैं? कैंसिलेशन ऑफ बेल, पहला क्वेश्चन, कैंसिलेशन ऑफ बेल प्रोविजन क्या है? 439 सबसेक्शन 2, और दूसरा 437 सबसेक्शन 5, कैंसिलेशन ऑफ बेल। हाँ जी युवराज, ग्राउंड्स कैंसिलेशन के। फ्ली फ्रॉम जस्टिस हो गया, और विटनेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और तो क्वेश्चन ये है आपसे, सपोज इन ए केस जो FIR हुआ है उसमें जो एलिगेशंस हुए हैं, एलिगेशंस के बेसिस के ऊपर
पुलिस ने रिमांड ले लिया, रिमांड हो गया, पुलिस कस्टडी निकल गई, फिर जुडिशियल कस्टडी स्टार्ट हो गई। अब जुडिशियल कस्टडी चल रही थी तो पुलिस ने क्या किया, जो नेक्स्ट रिपोर्ट सबमिट की उसी केस में, जिसको हम बोलते हैं जुर्म वादा, तो इन्होंने बता दिया कि ये जो क्राइम किया है ना इसने और ग्रेव ऑफेंसेस कमिट किए हैं जो पहले हमारी नॉलेज में नहीं थे, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीजें हमारी नॉलेज में आई हैं। तो द क्वेश्चन इज कि ये जो नए चार्जेस अभी पुलिस वाले कह रहे हैं, नई एलिगेशंस उसके ऊपर लगा रहे हैं, क्या इस केस में, पहला क्वेश्चन, बेल कैंसिल होगी, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नए चार्जेस के लिए क्या पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, क्या इन नए चार्जेस के लिए हमको फिर से बेल अप्लाई करने की जरूरत है या नहीं। मैं वापस से दोहरा देता हूं, पॉइंट यह है कि हमने कुछ नए चार्जेस पुलिस ने अब ऐड कर दिए। जब नए चार्जेस ऐड कर दिए तो पहला क्वेश्चन यह है, क्या इन नए चार्जेस के लिए बेल लेनी पड़ेगी, क्या इन नए चार्जेस के लिए पुलिस अरेस्ट कर सकती है, और तीसरा क्वेश्चन क्या था, पहले वाली जो बेल चल रही है क्या वो कैंसिल होगी या नहीं। सोच लीजिए पहले। क्वेश्चन क्लियर है। तो ये है जजमेंट प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, इंपॉर्टेंट जजमेंट है। केस का नाम लिखिए, प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स से मैं ज्यादा अंदर नहीं लेके जाऊंगा, बस थोड़े से कुछ फैक्ट्स को बताना जरूरी है यहाँ पर। प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में ना कुछ ये 11-12 लोग होते हैं, ये एक्सटॉर्ट करते हैं, एक ग्रुप होता है जो बेसिकली बिलोंग करता है टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ। तो ये लोगों को क्या करते हैं, एक्सटॉर्ट करता है, पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं, तो उसके चलते चलते उनके ऊपर एलिगेशंस लगती हैं, एफआईआर हो जाती है, लोकल पुलिस एफआईआर कर देती है, लोकल पुलिस के एफआईआर करने के बाद कस्टडी चलती है, कस्टडी के चलते चलते एक पर्सन को बेल मिल जाती है, जिसको बेल मिल जाती है वो पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 कि आप क्या कीजिए, आप इस सारे प्रोसेस को क्वेश कर दीजिए, यानी कि वो क्वेश्चन के लिए पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है क्वेश्चन के लिए। और जो प्रोसिक्यूशन है यानी कि पुलिस है वो क्या करती है, पुलिस नए ऑफेंसेस ऐड करती है यूएपीए एक्ट के अंदर, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर, वो नए ऑफेंसेस ऐड करती है, तो इनके अगेंस्ट एलिगेशन लगती है नए ऑफेंसेस की। अब यूएपीए जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अथॉरिटी जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट करती है, और उसका प्रोसीजर क्या रहता है, उसका प्रोसीजर ये रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है वो इन्फॉर्म करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट आगे क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस केस में फिर एनआईए को कहते हैं आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए इस केस में। तो एनआईए के पास अब मैटर पहुंच गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बोल दिया इन्वेस्टिगेशन करो। अब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, इन्होंने क्या किया, वही एफआईआर उठाई, उसी एफआईआर को इन्होंने वापस से रजिस्टर कर लिया अपने पास, और अपने पास रजिस्टर करने के बाद इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर दी स्टार्ट। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, अब ये पहुंच गए स्पेशल जज के पास, रिमांड चाहिए, स्पेशल जज ने जी रिमांड दे दिया। जब स्पेशल जज ने रिमांड दे दिया तो इनमें से जी एक बंदा फिर पहुंच गया हाई कोर्ट के पास, भाई ये तो गलत है, जब आप पहले एक बार रिमांड ले चुके हो, आपने नए चार्जेस लगा के अब फिर से इसमें रिमांड दे दिया ऑफिसर ने, ये तो गलत है, इसको क्वेश किया जाए ऑर्डर को। तो यहां से ये सारा मैटर जो था, हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने जो दोनों एप्लीकेशंस 482 में आई थी दोनों कर दी डिसमिस। वहां से अग्रीव्ड पर्सन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से इशू फ्रेम किए, वो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद से इशू क्या फ्रेम किए गए इस केस में। पहला क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट ने रेज किया, whether in a case where an accused has been bailed out in a criminal case, in which case subsequently new offenses are added, is it necessary that the bail earlier granted should be cancelled for taking the accused in custody? क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से, इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। whether in a case where an accused has been bailed out in a criminal case, in which case subsequently new offenses are added, is it necessary that the bail earlier granted should be cancelled for taking the accused in custody? क्या पहले बेल कैंसिल करनी जरूरी है अक्यूज को अरेस्ट करने के लिए, क्वेश्चन ये है। इसका आंसर जी सुप्रीम कोर्ट ने किया
पैराग्राफ नंबर 29 में ये सुप्रीम कोर्ट ने जी बहुत सारी जजमेंट्स, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट, सबको उठाकर क्रक्स निकाल दिया। ठीक, मैं लिखवा दूंगा सब कुछ, खुद से सुन लीजिए, समझ लीजिए। द अक्यूज कैन सरेंडर। अब इस सिनेरियो में नए जो ऑफेंसेस ऐड हुए हैं उसके कंटेक्स्ट में क्या क्या हो सकता है। द अक्यूज कैन सरेंडर एंड अप्लाई फॉर बेल फॉर न्यूली एडेड कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। इन द इवेंट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ बेल द अक्यूज कैन सर्टेनली बी अरेस्टेड। वो कह रहे हैं सरेंडर कर दो, जो नए ऑफेंसेस अब लग गए यूएपीए के लिए उसमें आप सरेंडर कीजिए, बेल मांगिए, नहीं मिली तो क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि ये जो नए चार्जेस लगे हैं इन नए चार्जेस के लिए बेल लेनी पड़ेगी, तो क्या आंसर आया, आंसर यस, इन नए चार्जेस के लिए हमको बेल अप्लाई करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये था क्या अरेस्ट हो सकता है नए चार्जेस के लिए। द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन सीक ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट अंडर 437(5) और 439 सबसेक्शन 2 फॉर अरेस्ट ऑफ द अक्यूज एंड हिज कस्टडी। वो कहता है अरेस्ट सीधा नहीं करना, अगर आपने कोई नए चार्जेस ऐड किए हैं तो उसमें अगर आप अरेस्ट करना चाहते हो आपको पहले मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा या कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, जिस मैजिस्ट्रेट या जिस कोर्ट ने बेल ग्रांट किया है। यानी कि कभी भी उन केसेस में डायरेक्टली अरेस्ट नहीं होगा। पर्पस आपको मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ऐसे तो पुलिस कोई भी कभी भी कोई भी चार्ज ऐड करेगा और उसमें केस में क्या कर लेगा, अरेस्ट कर लेगा। उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, पुलिस के ऊपर एक चेक लगा दिया, आप अरेस्ट करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन अरेस्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन ऑफ द कोर्ट। कौन सा कोर्ट, जिसने वो बेल ग्रांट किया। आगे चलते हैं। द कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर 437(5) और 439(2) कैन डायरेक्ट द पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड बेल टू बी अरेस्टेड and commit him to custody on addition of graver and non-cognizable offenses which may not be necessary always with the order of cancelling of earlier bill. Very very important. क्या पुराने वाले केस में जो पहले हमको बेल मिल रखी है क्या वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी, आंसर इज नो, वो बेल कैंसिल नहीं होगी। यानी कि जो पहले वाले चार्जेस लगे थे जिसमें हम बेल पर थे वो ऐसा वैसे ही चलते जाएंगे। क्या बेल कैंसिल हो सकती है, जो नए चार्जेस लगे हैं उसके बेसिस पर जो पुराने वाले में बेल कैंसिल हो सकती है। इस लाइन को वापस से पढ़िए। अंडर 437(5) और 439(2) कैन डायरेक्ट द पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड बेल टू बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी ऑन एडिशन ऑफ ग्रेवर एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस व्हिच मे नॉट बी नेसेसरी, व्हिच मे नॉट यानी कि हो सकता है, ऑलवेज विद द ऑर्डर ऑफ कैंसलिंग। यानी कि कैंसलिंग भी अगर कोर्ट करना चाहे तो कैंसलिंग भी कर सकते हैं। इसी के ऊपर अभी रिसेंट पीछे जजमेंट आई मिस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, वो इसी पॉइंट पर है कि पुराने वाले केस में क्या बेल कैंसिल हो सकती है, आंसर यस। जो पहले की बेल मिली है सिर्फ इस ग्राउंड पर कि अब जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, लगाए गए हैं, वो डिफरेंट ऑफेंस में ग्रेव है। यानी कि उस केस में मिस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या हुआ था, 354 के एलिगेशन है, वो 354 से बढ़कर इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो गए 376 के रेप के। तो क्या ये अपने आप में एक ग्राउंड है कि जिससे चार्जेस जो हैं बढ़ गए और बेल कैंसिल हो सकती है, आंसर यस। तो वो जो केस आया है मिस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वो इसी के ऊपर बेस्ड है, इसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है। और लास्ट, in a case where an accused has already been granted bail, the investigating authority on addition of an offense or offenses may not proceed to arrest the accused, but for arresting the accused on such addition of offenses, it need to obtain an order to arrest the accused from the court which had granted the bail. लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, उम्मीद है इसके ऊपर जी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केस का नाम प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। देखिए फर्स्ट इशू, whether in a case where an accused has been bailed out, whether in a case where an accused has been bailed out in a criminal case, if any subsequent new offense is added, if any subsequent new offense, subsequent को अंडरलाइन कर लीजिए, new offense is added, comma, is it necessary that the bail earlier granted, is it necessary that the bail earlier granted should be cancelled
for taking the accused in custody, for taking the accused in custody. आंसर लिखिए, पैराग्राफ तो चलो छोड़ो, आंसर लिखिए. फर्स्ट पॉइंट, the accused can surrender, the accused can surrender for such subsequent new offenses, and apply for bail, and in the event of refusal, the accused can be arrested. Next point, the court, second point, the court in the exercise of powers under section 437 subsection 5 or 439 subsection 2 can direct the person who has already been granted bail, to be arrested and commit him to custody, on addition of grave and non-cognizable offenses, which may not be necessarily always with the cancellation of bail, with the cancellation of earlier bail. थर्ड पॉइंट लिखिए, in a case, थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसमें, in a case where the accused is already on bail, then for new offenses, the police officer shall not proceed to arrest him without getting order from the court, which grants him bail. ठीक है जी. सेकंड पॉइंट जल्दी में थोड़ा वाइंड अप करता हूं. री रजिस्ट्रेशन हो सकती है एफआईआर की. जैसे पहले एफआईआर लिखी गई थी, क्या दूसरी बार फिर एफआईआर लिखी जा सकती है? एफआईआर की फुल फॉर्म, तो एक बार जो लोकल पुलिस ने एफआईआर लिख ली, क्या एनआईए फिर से वो सेम एफआईआर लिख सकता है? क्या एक सिंगल केस में 2 एफआईआर हो सकती हैं? आंसर इज नो. लेकिन इन्होंने लिख लिया. अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि एनआईए एक्ट आपको पता है वैसे भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो अब एनआईए एक्ट के बेसिस पे जब इन्होंने एफआईआर को लिखा, क्या उसको सेकंड एफआईआर कहा जाएगा? अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआईए एक्ट का अपना एक पर्पस है, अपना एक ऑब्जेक्ट है, और वहां पर जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, अगर आप एनआईए एक्ट के इसी जजमेंट में लिखे हैं सेक्शन 4 से लेकर 7 तक अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि जो भी एफआईआर पहले होती है वो लोकल थाने में होती है, वहां से स्टेट गवर्नमेंट पे इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि भाई ये जो एक्ट है वो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है. स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एनआईए को कहता है प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए. तो इसलिए वो एफआईआर सेकंड टाइम नहीं लिख रहे, वो री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं. तो री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा प्रोसेस ही तब स्टार्ट होगा, मैं इन्वेस्टिगेशन ही तब कर पाऊंगा जब मैं उस एफआईआर को लिख लूंगा. तो री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज डिफरेंट फ्रॉम सेकंड एफआईआर. ठीक है जी, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए. सेकंड पॉइंट जो इस केस में हेल्ड हुआ था, re-registration of FIR is different from second FIR.
ठीक है जी, एक और क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। ये अभी आंसर कर दिया, वेदर री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, वो मैंने आपको बता दिया कि बी री रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है, वो सेकंड एफआईआर नहीं है, वो री रजिस्ट्रेशन है। थर्ड पॉइंट था वेदर एनआईए कुड कंडक्ट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इन द पुलिस स्टेशन हैविंग बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड द चार्जशीट हैव बीन सबमिटेड। लोकल पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट फाइल कर दिया था, क्या एनआईए के ऊपर फिर से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? पहला क्वेश्चन, विद रिगार्ड टू विच कॉग्निजेंस हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द सीजीएम एटसेट्रा। हो सकते हैं जी इन्वेस्टिगेशन, अब वो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, तो री रजिस्ट्रेशन करके एंड मोर ओवर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का राइट तो हमारे पास वैसे भी है 173 सबसेक्शन 8 में, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो वैसे भी चलती जा सकती है। तो इसलिए ये अपने आप में कोई भी बार नहीं है कि एक बार चलान पेश हो गया, कॉग्निजेंस हो गया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल सकती है। आगे क्वेश्चन है whether the order dated etc passed by judicial commissioner यानी कि स्पेशल जज एनआईए रिमांडिंग द एप्लीकेंट टू जुडिशियल कस्टडी इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ। क्वेश्चन मैं आपसे सिंपल करके पूछ लेता हूं, 309 में जो कस्टडी रहती है, दो ही सेक्शन है हमारे पास, 167 सबसेक्शन 2 एंड सेकंड इज 309 सबसेक्शन 2। 309 सबसेक्शन 2 में जो कस्टडी रहती है, पुलिस होती है, जुडिशियल होती है, या दोनों हो सकती है? 309 सबसेक्शन 2 में हमेशा जो कस्टडी रहती है वो क्या रहती है? जुडिशियल। इस केस में फिर से ये हेल्ड किया गया कि 309 सबसेक्शन 2 में हमेशा कस्टडी रहेगी जुडिशियल। अब इसी के ऊपर आगे एक और पॉइंट हेल्ड हुआ। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए एक केस में 4 अक्यूज हैं, 4 में से 3 अक्यूज पकड़े गए, 1 अक्यूज जो है वो एब्सकॉन्डेड है, भागा हुआ है। 3 के केस हमने ट्रायल स्टार्ट कर लिया, ट्रायल के चलते चलते ये 4th पकड़ा गया, इसको प्रोड्यूस किया गया। जब इसको प्रोड्यूस किया गया, अब इसको जो रिमांड देना है 167 में देना है या 309 में देना है? पहला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ये जो 4th पर्सन पकड़ा गया है, इसको रिमांड देना कहां पर है, 167 में या 309 में? क्वेश्चन क्लियर सभी को? अब ट्रायल चल रहा है, 167 अप्लाई होगा या नहीं होगा? ये सर नो सोच लो। क्वेश्चन ये भी लिखा है शायद, whether the power under 167 can be exercised in the present case where the cognizance has already been taken by the CGM or the accused could have been remanded only under section 309 subsection 2। very important point। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि भाई जो भी नया अक्यूज पकड़ा गया है उसके लिए प्रोसेस अपन 167 से स्टार्ट करके लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन ये था, लिखिए क्वेश्चन, whether during the trial a new accused can be remanded under section 167 or section 309 of CRPC, under section 167 or 309 CRPC, the Supreme Court held such new accused, Supreme Court held such new accused can be remanded अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी। ठीक है जी, इसी के साथ एक केस का नाम नीचे लिख लीजिए जो आपको वैसे नॉलेज के लिए पढ़ लेना चाहिए, लेकिन वो सारे पॉइंट्स यहीं से निकलेंगे। मिस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मिस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मिस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 354 से 376 की तरफ ये एलिगेशंस बढ़े थे, वो सारे पॉइंट्स इस केस में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर जी सभी को? बोलिए भी यस सर नो। इंपॉर्टेंट जजमेंट है, नॉलेज में भी हाईलाइट भी उतनी नहीं हुई है। नॉर्मली क्या होता है, जजमेंट कोई भी हाईलाइट होती है ना वो पता चल जाती है, ये जजमेंट पता नहीं क्यों हाईलाइट नहीं हुई है। बाय चांस से आई वाज डिस्कसिंग द मैटर विद वन ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर, मेरा दोस्त है, तो मैं उससे डिस्कस कर रहा था कि भी क्योंकि मैंने सबसे पहले केस का नाम पढ़ा था मिस एक्स का कि भी 354 से 376, और उसमें लिखा ही ये था कि भी अगर ऑफेंसेस ग्रेव हो गए हैं तो इट इज ए ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। और हम हमेशा क्या पढ़ते हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल के ग्राउंड? एविडेंस के साथ छेड़खानी, विटनेसेस के ऊपर प्रेशर, फ्ली फ्रॉम जस्टिस, ठीक, इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह, हम सिर्फ वही ग्राउंड्स पढ़ते हैं। क्लियर है जी? क्वेश्चन ये है, द केसेस विच आर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, सुन लीजिए सिर्फ, द केसेस विच आर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, उन केसेस में बेल एप्लीकेशन कहां पर लगेगी? 437 या 439 या दोनों सेक्शंस में से कहीं भी लग सकती है। सोच लीजिए आराम से।
ऑलवेज प्ले लाइक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शाहिद अफरीदी नहीं बनना आपा, आंखें बंद कर ली, बॉल आई, चल भी घुमा दिया बैट। सोच लीजिए, देखो क्वेश्चन पूछा है वहां पर भी, मैंने आपको पहले भी बताया सेशन के दौरान, कोई भी क्वेश्चन का आंसर करना है ना सोच लो। कल के सेशन में एक क्वेश्चन था वो जो मैंने पूछा था आप लोगों से कि भाई फील्ड के बाहर खड़े हैं, अब फील्ड के बाहर खड़े उसने उसको स्लैप कर दिया, उसके पहले मैंने कहानी बनाकर दी थी आपको। क्या कहानी बनाकर दी थी कि भाई क्या एक आई विटनेस नहीं है, अगर कोई पर्सन हियर से विटनेस है, क्या वो भी एफआईआर करवा सकता है? अब आप उस कहानी में आ गए मेरी में। बहुत सारे स्टूडेंट देखो जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स में क्लास लगाई है उनको आंसर शायद से पहले से पता होगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा आपको नहीं पता चला होगा जिन्होंने नहीं क्लास लगा रखी। अब मैंने वो जानबूझकर कहानी सुनाई, एफआईआर क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, वो जानबूझ के पूछ रहा था मैं। उसका पर्पस क्या रहता है, मैं आपको एक सिंपल वे से लेके जा रहा था कि आपको लगे अच्छा ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऑल ऑफ ए सडन ट्विस्ट आया कहानी में। पहले मैंने जान के पूछा, वैसा ही आप लोगों के साथ होने वाला है। वो आपको लगे यार तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे, बहुत सिंपल पूछ रहे, फिर ऑल ऑफ ए सडन जिस पॉइंट पे वो लेके जाना चाहते हैं ना आपको, वो बेस बनाया जाता है ना। जैसे आप कभी भी किसी बॉलर की इंटरव्यू सुनोगे ना, क्रिकेट की एग्जांपल देता हूं क्योंकि क्रिकेट के बारे में सब जानते हैं, तो बॉलर ने अगर उसको कैच करवाना है स्लिप में, तो वो पहले एक भूमिका बनानी शुरू करता है, 3-4 बॉलों इसको एक जगह पर फेंकी जाएगा, फेंकी जाएगा, फिर जब उसका माइंड सेटअप हो जाता है ना फिर वो चेंज करता है। उसी तरह जैसे बॉलर बैट्समैन के माइंड के साथ खेल रहे हैं ना, तो वो जजेस भी आपके माइंड के साथ खेलेंगे। उनका काम है, उन्होंने आपके कॉन्फिडेंस देखना है कि भाई ये फंस तो नहीं जाएंगे। प्रीलिम्स में भी खेलते हैं हमारे साथ। जैसे मान लीजिए अभी कोई जज, मान लीजिए पीएम किसी कंट्री का चेंज हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड का पीएम चेंज हुआ है, और हम ना बहुत देर से एक बंदे का नाम सुनी जा रहे हैं, सुनी जा रहे हैं, सुनी जा रहे हैं, सुनी जा रहे हैं, तो वो पहली ऑप्शन ही ना जानबूझ के उसका नाम डाल देते हैं, और हमको लगता है वाह 4 मार्क्स आ गए, समझो, उसमें फंस जाते हैं। तो वही पॉइंट अब है, वो पहले एक बेस बनाया जाता है, कहानी बनाई जाती है, एफआईआर कौन करवाएगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, फिर अल्टीमेटली चलते 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 वो मेन पॉइंट जिसपे आपको चेक करना है वो आएगा बाहर, और हम उस कहानी से बाहर नहीं निकलेंगे। एक और कहानी सुनाता हूं, हिमाचल में पूछी गई थी वन ऑफ द स्टूडेंट से। अब कहानी क्या थी, फैक्ट्स को ध्यान से सुनना, एक्स है वाई है। अब तो मैंने आपको बता भी दिया कि ये फंसाएंगे, तो ध्यान से सुनोगे आप लोग, नहीं तो नॉर्मली सुन के ना उसको साइड पे कर दोगे, हाँ कोई कुछ नहीं होता। एक्स है वाई है, एक्स ने क्या किया, एक्स ईव टीज कर रहा था वाई की सिस्टर को, ईव टीजिंग थी वाई की सिस्टर को। तो वाई की सिस्टर ने वाई को घर पे बताया कि भी ऐसा करके वो जो एक्स लड़का है ना उसने ऐसा किया आज, ठीक। तो वाई ने क्या किया, वाई अपने घर से पिस्टल वगैरह उठाता है, स्वॉर्ड वगैरह उठाता है, स्वॉर्ड उठा के एक्स के घर के बाहर चला जाता है। एक्स के घर के बाहर जाके जी वो, जब आप बोलते हैं पंजाबी में ललकारा मारना, वो शाउट करना स्टार्ट करता है, तो उसको बाहर बुलाता है कि भाई तू बाहर आ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वही जब शाउट करता है तो एक्स की मदर कहती है भी क्या हो गया, वो अपनी मदर को सारा इंसिडेंट बताता है कि भाई ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया है। तो उसकी मदर ने किया, तूने बहुत गलत किया ऐसा। तो एक्स की मदर बाहर आती है। जब एक्स की मदर बाहर आती है तो उसको कहती है मेरे बेटे से गलती होगी, माफ कर दीजिए। ये सारी स्टोरी सुनाई थी हिमाचल में इंटरव्यू में कि मेरे बेटे से गलती होगी, माफ कर दे। तो उसको वो कहता है जी नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, किसी की सिस्टर के साथ ऐसा हो और वो शांति से घर पे बैठा रहे। तो उसकी मदर जो है वो नीचे बैठ जाती है, हाथ जोड़ लेती है। तो ये बंदा क्या करता है, वही स्वॉर्ड से उसके नेक को काट देता है, ठीक है जी। ये जो वही पर्सन है उसके नेक को काट देता है। डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ एक्स, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड। अब सिचुएशन चल रही है ना दिमाग में। अब कहानी किसके बारे में चली, जो स्वॉर्ड लेकर गया, क्योंकि बड़ा वो काम कर रहा है ना स्वॉर्ड लेकर। और क्वेश्चन उन्होंने पूछा, पता क्या पूछा, एक्स के बारे में जिसने ईव टीजिंग की थी। और हमारे दिमाग में ना पिक्चर चली जाएगी, अच्छा स्वॉर्ड लेके गया था, मर्डर बनेगा, कल्पेबल होमिसाइड बनेगा, वो माफी मांग रही है, पर वो प्रेशर में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है या नहीं है, हम उस चीज में फंसे रहेंगे। और रिजल्ट निकला क्या, ईव टीजिंग, समझते हो। तो सिचुएशन, प्रेपोजिशन जो भी वो आगे से दे रहे हैं ना, उसको ध्यान से सुनना समझना बहुत जरूरी है। कई बार वो फैक्ट्स इतने लग रहे होते हैं आपको इमोशनल कर लेंगे बातों में, अच्छा ऐसा हो गया, ओहो बहुत गलत हो गया। आंखों पर पट्टी होती है ना ब्लाइंड फोल्डेड, क्या पर्पज है उसका, हमने किसी को देखना नहीं है, हमने हाथ में स्केल्स पकड़ रखे हैं, और स्केल्स में हमने सिर्फ ये देखना है कि किस तरफ एविडेंस ज्यादा है।
समझते हैं? तो कोई भी पेपर में जब प्रेपोजिशन या आपको इंटरव्यू में सॉरी पूछेंगे तो उसको बहुत ध्यान से सुनना है। वो जानबूझकर भी सिचुएशन ऐसी दे देते हैं कि आपको लगता रहेगा यार ये तो बहुत सिंपल है और लास्ट में ट्विस्ट आएगा बिल्कुल। और अब बताओ सच में कोई पूरी स्टोरी सुनने के बाद आप भी फंस गए क्या इसमें? अगर अभी तो मैंने बता दिया आपको, अभी तो मैंने बता दिया था आपको कि ऐसा होगा, पर तब भी आप उसमें फंस गए कि हाँ हम सोचने लगे मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है। तो हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लिखिए। एक और क्वेश्चन था जो पूछा गया था इंटरव्यू में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो कितने दिन का रिमांड दे सकता है एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट? 7 डेज। अब ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट ने 10 दिन का रिमांड दे दिया। डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ द ऑर्डर। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट ने 10 दिन का रिमांड दे दिया, डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ द ऑर्डर। क्या होगा उस केस में? इनवैलिड तो सबको ही पता है अब, क्योंकि 7 दिन का टाइम है, 10 दिन दे दिया। इनवैलिड तो अब सबको ही पता है कि भाई ये तो हो नहीं सकता। अब करना क्या है? आप एक जुडिशियल ऑफिसर हो, आप अपनी सीट पर नहीं थे, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दिया और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट ने 10 दिन का दे दिया। पुलिस वाला कह भी रहा है सर वो 7 दिन है, मैं नया एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट हूं भाई, अपना 10 दिन का मन कर रहा है पर 10 देंगे। तो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट ने 10 दे दिया। अब आपसे वो पूछ रहे हैं डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ द ऑर्डर, क्या करोगे? 7 डेज तक लीगल रहेगा, फिर 3 दिन, 3 दिन के लिए वो उसको वापस लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे? वो तो कस्टडी में है। हाँ जी, हैबियस कॉर्पस। चलो ये क्वेश्चन आज के लिए मैं आपके लिए ओपन छोड़ता हूं, और मैं अभी बता रहा हूं जो सीआरपीसी कहेगा ना अपना फेवरेट सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मैं उससे पूछूंगा उसकी पर्सनल इंटरव्यू के दौरान। आपने इसको सोच के रखना है, मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको डिस्कस करूंगा। इसको ढूंढना है कि भाई इसमें अल्टीमेटली होगा क्या, क्या आप इस केस में रिवीजन डाल सकते हैं, क्या ये ऑर्डर रिवीजनेबल है नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए ओपन है। ठीक, इसको सोचना आराम से। नेक्स्ट लिखिए। हाँ सच, क्वेश्चन तो वहां से स्टार्ट हुआ था। इफ द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन तो बेल एप्लीकेशन 437 में लगेगा या 439 में लगेगा? हाँ जी, किनको लग रहा है 437? किनको लग रहा है दोनों में लग सकता है 437 439? किनको लग रहा है सिर्फ 439? 439 वाला कोई नहीं है, मैं ही हूं अकेला। इफ द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन ना, उस केस देखो फोर्थ थ्रेटिकल एस्पेक्ट वी आर वेरी स्ट्रांग। सबको पता है कि वहां पे लिखा है 437 में क्या लिखा है, मैजिस्ट्रेट कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस, कोई भी। और मैं कल भी इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर रहा था, वन ऑफ माय फ्रेंड वो जुडिशियल ऑफिसर हैं, तो क्योंकि हम अपने नोट्स में भी मैं भी लिखवाता हूँ, बस उस टाइम ना मैंने गलती क्या कर दी, वो जजमेंट का नाम नहीं पढ़ा। तो देयर इज वन जजमेंट जिसमें ये हेल्ड किया गया। पहले का प्रोसेस पता है सबको, पहले क्या होता था, अगर वो केस पनिशेबल विद डेथ है क्या मैजिस्ट्रेट बेल दे सकता है? बोलिए सर नो, मैजिस्ट्रेट बेल नहीं दे सकता। एक्सेप्शन में ना जाए, अगर मेल है उसने मर्डर कमिट कर दिया तो मैजिस्ट्रेट बेल नहीं दे सकता। ये क्लियर है सबको? यस और नो? पर तब भी पता क्या होता था, तब भी पहले एप्लीकेशन 437 में जाते थे, फिर 437 में आप उस बेल एप्लीकेशन को कैंसिल करवाते थे, फिर वो कैंसिलेशन का ऑर्डर साथ में ले जाके फिर अपन जाते थे कहां पर, 439 में। यानी कि ये एक प्रोसीजर का पार्ट था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, जजमेंट्स आनी स्टार्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स आई कि भाई ये प्रैक्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप लोअर कोर्ट में जाओ वहां पर कैंसिल करवाओ, फिर आप जाओ हायर कोर्ट में यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के पास। आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को। क्लियर? और वहां से चलते चलते जजमेंट्स जो है वो इस पॉइंट पे पहुंची, इफ द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन देन द बेल एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 439 सबसेक्शन 1 बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन फर्स्टली एंड देयर आफ्टर हाई कोर्ट। वैसे कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन दो कोर्ट्स के पास है तो स्टार्ट्स विद द लोअर कोर्ट, ताकि आपका राइट जो है वो डिफीट ना हो। क्लियर है जी? तो इस केस में बेल एप्लीकेशन लगेगी वहां पर, जजमेंट आप सर्च कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं जजमेंट का नाम आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस में भी और अदरवाइज भी अब यही चल रहा है। ठीक, अब मेरे को केस याद नहीं है, केस को सर्च कर लेंगे अपन। चलें जी आगे, लिखिए नेक्स्ट।
एक केस का नाम लिखिए, जे.आर. ठाकुर, JAYA, जे.आर. ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जे.आर. ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें लिखिए, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स यूनियन गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स यूनियन गवर्नमेंट टू मेक नेशनल पॉलिसी, to make national policy on free sanitary napkins and disposal mechanism. मैं रिपीट कर रहा हूं, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स यूनियन गवर्नमेंट टू मेक नेशनल पॉलिसी ऑन फ्री सैनिटरी नैपकिन्स एंड डिस्पोजल मैकेनिज्म इन द स्कूल्स। स्कूल को अंडरलाइन कर लीजिए, schools, and there must be 3-stage awareness program, and there must be 3-stage awareness program regarding the same. ठीक है जी। 437 में लोअर कोर्ट्स देती नहीं जब से जजमेंट आ गई। इनका क्वेश्चन ये है जी कि जब से आप एक्सक्लूसिवली ट्राइबल वाले केसेस में कोर्ट ऑफ सेशन में जाने लग गए तो क्या लोअर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो देंगे, वो देते ही नहीं अब बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट। नेक्स्ट लिखिए केस का नाम, करुणाकर, KARUNAKAR स्पेस मलिक MAHALIK वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। KARUNAKAR वर्सेस मलिक MAHALIK वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जजेस की सेफ्टी के ऊपर है ये जो डिसीजन है कि जैसे जजेस डिसीजन देते हैं तो जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं कई बार कुछ एक्ट अपॉन करते हैं तो उनके लिए है। तो लिखिए, देयर इज ए राइजिंग कंसर्न, देयर इज ए राइजिंग कंसर्न ओवर द सेफ्टी ऑफ जजेस, देयर इज ए राइजिंग कंसर्न ओवर द सेफ्टी ऑफ जजेस। द सुप्रीम कोर्ट सेड टू ऑल द हाई कोर्ट्स, द सुप्रीम कोर्ट सेड टू ऑल द हाई कोर्ट्स to submit a report regarding installation of CCTVs, regarding installation of CCTVs in the lower courts, full stop। नेक्स्ट लिखिए, दिगंबा DIGAMBA, दिगंबा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, DIGAMBA वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द सुप्रीम कोर्ट कम्यूटेड डेथ penalty in even rarest of rare case, in even rarest of rare case, as held in the case of Bachan Singh, as held in the case of Bachan Singh and Machi Singh। वो डॉक्टर के पास कभी गए हो जो मीठी मीठी दवाई सी देता है, होम्योपैथिशियंस आप एलोपैथी वाले से बात करोगे ना, वो डॉक्टर हैं, वो कहेंगे नहीं ये डॉक्टर ही नहीं है। हैं डॉक्टर या नहीं? आपका मन ही नहीं मान रहा लग रहा है या नहीं? यस और नो? इस पॉइंट के ऊपर जजमेंट है कि इनको जो सैलरी मिलनी चाहिए, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, क्या एलोपैथी डॉक्टर्स के इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उस पॉइंट के ऊपर जजमेंट है। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस डॉक्टर PA भट्ट, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस डॉक्टर PA भट्ट। इसमें लिखिए, द होम्योपैथिक डॉक्टर्स
द होम्योपैथिक डॉक्टर्स थोड़ा फैक्ट लिखवा रहा हूं पहले। द होम्योपैथिक डॉक्टर्स wants to claim, the homeopathic doctors wants to claim equal pay as the doctors in allopathy are receiving। तो ये डॉक्टर ने जी केस फाइल किया था स्टेट ऑफ गुजरात के अगेंस्ट, फुल स्टॉप। बट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड they do surgeries so an MBBS doctor can't be compared on equal footings फुल स्टॉप। तो सैलरी आपको रिजल्ट मिल गया होगा, भी सैलरी में उस तरह का गैप रहता ही रहता है। ठीक, नेक्स्ट केस का नाम लिखिए। एक वो जजमेंट का नाम थोड़ा सा बताइए प्लीज, जो रिमांड में जो 167 वो 60 और 90 डेज को काउंट करना है। अब क्वेश्चन तो सुन लो, क्वेश्चन क्या है वो बताओ। क्वेश्चन ये है कि जो 60 और 90 डेज हैं उसमें फर्स्ट डे इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, क्वेश्चन ये है। इसके ऊपर जजमेंट पड़ी होगी ना सभी ने, कौन सी जजमेंट है वो? कपिल वाधवान वर्सेस डायरेक्टोरेट एनफोर्समेंट। अब सुन लीजिए, अब इसमें हेल्ड क्या हुआ है? डेट ऑफ अरेस्ट, डेट ऑफ प्रोडक्शन 167। चलो इसको छोड़ो एक बार के लिए। 167 का टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या डेट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड करना है या डेट ऑफ प्रोडक्शन को एक्सक्लूड करना है? किनको लग रहा है इंक्लूड करना है? थोड़ा जल्दी भाई। और किनको लगता है एक्सक्लूड करना है? और ये जो जजमेंट है वो क्या कहती है? हाँ जी अश्विन, जजमेंट का नाम क्या है? कपिल वाधवन वर्सेस डायरेक्टोरेट एनफोर्समेंट। अब ये जजमेंट क्या कहते हैं पहले वो बताइए। द डेट ऑफ, यही कहा है जी जजमेंट में। केस का नाम लिखिए, डायरेक्टोरेट एनफोर्समेंट वर्सेस कपिल वाधवन, WAD, डायरेक्टोरेट एनफोर्समेंट वर्सेस कपिल वाधवन, WADHWAN। ठीक है जी। हाँ जी, अब बताइए अश्विन क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, ये कह रहे हैं जी डेट, सुन लीजिए सब आराम से, सुनिए आराम से, आज सबके ऊपर आएंगे। इंक्लूड होना चाहिए, एक्सक्लूड होना चाहिए? और आप क्या कह रहे हो? इंक्लूड होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट डे इंक्लूड होना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे आप। जजमेंट रुस्तम वर्सेस, जो मेन लैंडमार्क जजमेंट थी वो कौन सी थी? रुस्तम वर्सेस। ठीक, अब उसमें क्या हुआ था, कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो फर्स्ट डे है उसको क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। अब ये कह दिया है, और इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे जजमेंट का नाम, तो अभी हमने लिखी है ना कपिल वाधवान वर्सेस स्टेट ऑफ दिस डायरेक्टोरेट एनफोर्समेंट, ये पूछेंगे, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, अभी चल रही है। हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये इशू को सेटल करके बोला था कि जिस डेट को रिमांड किया है उस डेट को हमने 60/90 डे में इंक्लूड करना है, और फिर आप उस डेट को उस नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अभी चलो इस पॉइंट के ऊपर अभी आप आते हैं वापस। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, 10th ऑफ मार्च को एक पर्सन अरेस्ट किया गया और 10th ऑफ मार्च को ही उसी पर्सन को प्रोड्यूस कर दिया गया, और 6 डेज का रिमांड दे दिया गया, पुलिस रिमांड। हो सकता है ऐसे? 6 दिन का रिमांड मिल सकता है पुलिस रिमांड? यस और नो? 6 दिन का पुलिस रिमांड हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट वो कौन सी डेट होगी जिस दिन उस पर्सन को आपको प्रोड्यूस करना है कोर्ट के सामने। 10 तारीख को अरेस्ट किया गया सुबह 9 बजे, 10 तारीख को उसको प्रोड्यूस कर दिया गया सुबह 11 बजे। अब क्वेश्चन ये है
6 दिन का पुलिस रिमांड है, तो 6 दिन का पुलिस रिमांड किस दिन खत्म होगा, यानी कि नेक्स्ट वो कौन सी डेट होने वाली है जिस दिन उसको कोर्ट के सामने लेकर आएगा? सोच लीजिए आराम से, रुकिए सोच लीजिए 15 या 16। चलो मैं ले लेता हूं, किन का आंसर 15, पहले 15, किन का आंसर है 16, कोई मेरे जैसा 17 वाला भी हो? 16, चलो 10 तारीख को हुआ ना, कितने दिन की रिमांड है? 6 मतलब 6 इंटू 24, एक दिन में 24 घंटे हैं, तो यानी कि 6 दिन, यानी कि 6 इंटू 24 घंटे, यही होगा ना उसका पर्पस। तो 6 इंटू 24 आवर्स कितने बनते? चलिए इसको 5 कर लेते, थोड़ा आसान रहेगा कैलकुलेशन के लिए। अब आप लोगों का आंसर में एक एक दिन का डिफरेंस आ जाएगा, जिन्होंने 15 का उनका 14 हो जाएगा और जिन्होंने 16 का उनका 15 हो जाएगा। तो 5 दिन की रिमांड है, तो 24 इंटू 5 कितने होते हैं? हाँ 5, अब 5 दिन की रिमांड कर ली हमने, 5 इंटू 24 कितने होते हैं? 120। 10 तारीख को रिमांड दी, पहले 24 घंटे किस दिन पूरे होंगे? 11 को, 10 को या 11 को? 10 तारीख को सुबह 11 बजे एक बंदा आपके सामने प्रोड्यूस किया गया और उसको टाइम दे दिया गया 5 दिन के रिमांड का। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि पहले 24 घंटे किस दिन कंप्लीट हो गए? 10 को या 11 को? 11 को हो गए, 11 को। सेकंड 24 घंटे 12 को, फिर 12, सॉरी 13, फिर 14 और लास्टली 15। अब आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो कि फर्स्ट डे इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, जो भी अपने हिसाब से करना है। अब आप सोच लीजिए फर्क क्या पड़ रहा है दोनों केसेस में, सोच के आराम से बताइए मेरे को। वापस से क्वेश्चन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है, ए पर्सन वाज अरेस्टेड ऑन 15th of March and produced before the magistrate on 15th of March, and on the same day the magistrate sent him in police custody for 5 days. 15 को प्रोड्यूस पकड़ा गया, 15 को प्रोड्यूस किया गया और 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। अब क्वेश्चन यह है कि 5 दिन किस दिन कंप्लीट होते हैं? आप अपना फॉर्मूला लगाओ, चाहे इंक्लूड करो चाहे एक्सक्लूड करो, कुछ भी करो। कर लिए सभी ने? बोलिए जी, कर लिए सभी ने? ये सर नो? वैसे आप एक दिन की कस्टडी से क्या समझते हैं? एक दिन की रिमांड है 24 घंटे समझते हैं? ये सर नो? अब स्ट्रिक्ट सेंस में अगर बाय चांस एक बंदा मेरी कोर्ट में या मेरे पास प्रोड्यूस किया गया दोपहर के 3 बजे और मैंने इसको एक दिन का टाइम दिया, एक दिन का रिमांड दिया है, क्या अगले दिन वो 3 बजे ही आएगा या 3 बजे से पहले आएगा? भाई वो तो एक प्रोसेस चलता है ना। अब थाने से जो भी लोगों को लेके जाना वो प्रोसेस है। अब जज साहब की कोर्ट 3 बजे थोड़ी स्टार्ट हो रही है, वो तो बाय चांस से हम 3 बजे लेकर गए थे, लेकिन पुलिस स्टेशन से तो वो बंदा उसी दिन सुबह ही निकल आएगा वहां से पुलिस ऑफिसर के साथ, यानी कि सुबह 9, 9:30, 10 बजे वो वहां पर आ जाएगा। अब आप कितने बजे बुलाओगे? 11 बजे बुलाओगे, 12 बजे बुलाओगे, 1 बजे बुलाओगे, वो आपकी मर्जी है। पर वो बेसिकली एक दिन का जो रिमांड रहने वाला है वो कितनी देर का? 24 आवर्स का। क्लियर नहीं? अब आप बताइए 15 तारीख को हमने इसको प्रोड्यूस किया था, आपने 5 दिन की रिमांड दी, कब खत्म होगी? 19, 20, 21, 20th को? किसी का आंसर 19 हो, किसी का आंसर 21 हो, सबका आंसर 20 है। अब 15 से 24 घंटे कंप्लीट हुए किस दिन? 16th, 17th, 18th, 19th, 20th। अब चाहे आप रूल कोई भी लगा लो, इसको इंक्लूड करोगे 24 घंटे अगले दिन ही पूरे होने हैं। पहले क्या था केस, जो रुस्तम केस में हम पढ़ते थे उसमें क्या पढ़ते थे कि फर्स्ट डे क्या करना है? एक्सक्लूड। फर्स्ट डे को एक्सक्लूड करने का पर्पस समझते हो क्या था? कि वो हमारी कैलकुलेशन के लिए कहा गया था कि भाई इसको एक्सक्लूड करना है, यानी कि पहला दिन कैलकुलेशन के लिए एक्सक्लूड करना है। तो पहला दिन तो ना तो पहले एक्सक्लूड होता था, ना ही पहला दिन आज एक्सक्लूड होता है। पहला दिन पहले भी इंक्लूड होता था, पहला दिन आज भी इंक्लूड होता है, वो बेसिकली पॉइंट वही है। पर वो कैलकुलेशन के एंगल से हमको ऐसा लगता है कि पहले फर्स्ट डे एक्सक्लूड होता था। अब खुद सोचिए, एक बंदे को अगर मैं पहला दिन एक्सक्लूड कर दूं, यानी कि 10 तारीख को मेरे सामने आया और मैं ये रूल लेके चल रहा हूं पहला दिन एक्सक्लूड होता था पहले, तो इसका मतलब पता क्या निकलता है? 10 तारीख को जब मैंने इसको रिमांड में भेज दिया, इसको तो कर दो अलग से। अब 11 से पहला दिन स्टार्ट होगा, यानी कि 11 से 12 जो तारीख आएगी उस दिन 24 घंटे पूरे होंगे। लेकिन थ्रेडिकल एंगल जो है, अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई पूछने वाला होगा कि भाई पहला दिन इंक्लूड होगा या नहीं होगा, हमारे लिए जजमेंट है, और जजमेंट का नाम मैंने आपको लिखवा दिया, डायरेक्टोरेट एनफोर्समेंट वर्सेस कपिल वाधवान। अब लिख लीजिए, द फर्स्ट डे of remand is to be included
the first day of remand is to be included for the calculation of total 60 or 90 days. For the calculation of total 60 और 90 डेज. एक केस का नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है. शिल्पा शैलेश, शिल्पा SHILPA स्पेस शैलेश SAILESH वर्सेस वरुण श्रीनिवासन वर्सेस वरुण श्रीनिवासन SREENIVASAN. 5 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है. 5 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है. ये 13B के ऊपर डिसीजन है जी. लिखिए, द डिसीजन इज इन रिलेशन टू, द डिसीजन इज इन रिलेशन टू म्यूचुअल कंसेंट. द डिसीजन इज इन रिलेशन टू म्यूचुअल कंसेंट अंडर सेक्शन 13 कैपिटल B of Hindu Marriage Act. Full stop. Next line. The waiting period can be waived off. The waiting period can be waived off by the Supreme Court by using Article 142. By using Article 142 of the Constitution. Full stop. The Supreme Court may pass any decree or order. The Supreme Court can pass any decree or order as to do complete justice full stop. Next line. Article 142 is used for the very first time for giving effect to irretrievable breakdown theory. For giving effect to irretrievable breakdown theory. Full stop. फर्स्ट इश्यू लिखिए. फर्स्ट इश्यू, whether by using Article 142 divorce can be given. Whether by using Article 142 divorce can be given. आंसर लिखिए yes. सेकंड पॉइंट लिखिए, whether the parties can approach under Article 32 or 226. Whether the parties can approach under Article 32 or 226 by filing writ petition for the grant of divorce. By filing writ petition for granting divorce. आंसर क्या आएगा? yes or no? no. लिखिए no. Last point. Can waiting period be waived off by invoking Article 142? Answer is yes. Answer is yes. आज के लिए लास्ट केस का नाम लिखते हैं. केस का नाम लिखिए, मैं स्पेल कर रहा हूं. AURELIANO फर्नांडिस FERNANDES वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा. द सुप्रीम कोर्ट expressed serious lapse in the implementation of Sexual Harassment Act
इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। और इसी के साथ जी इन्होंने रेफर किया, केस का नाम आपको पता ही है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। लिख लीजिए वो केस का नाम भी यहां पर, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। एक और केस का नाम इसी के साथ कनेक्शन में लिख लीजिए, मेधा, MEDHA, मेधा कोटवाल, मेधा कोटवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेधा कोटवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है जी।